हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिकल प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और आपके जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 26 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग इससे जस्ट पिछले क्लास में चैप्टर त्रिभुज चैप्टर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे और इसमें टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा चौथा क्लास है, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मास्टर पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास तक क्वेश्चन 50 तक कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 से बोल रहा है कि दिए गए चित्र में डी समांतर BC कॉमा ED बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तब EC यानी सेंटीमीटर में क्या होगा बताइए। क्या देगा आपकी ऐसे आपको आकृति दिया गया यहाँ पे, पर क्या फिर भी क्या इसको थोड़ा अलग से आकृति पढ़ लेते ताकि हम इसमें लिख पाए, चीजों को दर्शा पाए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा ABC। चलिए मान लेते हैं त्रिभुज मान दिया गया है ABC, ठीक है। उसमें डी एक रेखा है जो क्या है BC के समांतर है। डी यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में आपको DE समांतर है इस BC के, ठीक है, जो कि आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और दिया गया है कि AD बराबर, चलिए AD यहाँ आकृति में ही लिख देते हैं वैल्यू का मान। AD बराबर दिया गया 2 सेंटीमीटर, मतलब A और D कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया है DB बराबर 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और AE का मान दिया गया 1.6 सेंटीमीटर और EC बराबर दिया गया, वही तुमको पूछ रहा है क्या है EC का मान क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क के हिसाब से पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि थेल्स पर में जब चैप्टर 6 आप पढ़ रहे होंगे उसमें आप थेल्स पर में पढ़े होंगे, ऐसे एक नाम है, दूसरा नाम है परमेय 6.1 को पढ़े होंगे। परमेय 6.1 हमसे कहता है कि यदि एक त्रिभुज में उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाए, एक भुजा के समांतर को रेखा जाए, वही समांतर रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को काटे, अन्य दो भुजाओं काट रहा है, AC और AB काट रहा है, तो समानुपाती में ही काटेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है थेल्स परमेय या परमेय 6.1। तो क्या है उसी का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे यहाँ पे परमेय 6.1 का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको NCERT किताब में 10th का चैप्टर 6 में आपको मिल जाएगा परमेय 6.1, ठीक है, वहां देख लीजिए। ये बोलता है कि एक हिसाब को बताएं, अभी बताएं कि यदि एक भुजा एक समांतर रेखा जो एक मतलब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर को रेखा जाए और रेखा उसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं काटे, क्या है समानुपाती में काटेगा, मतलब समान अनुपात में काटेगा, अर्थात AD और DB, AD बटे DB का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा क्या AE और EC के अनुपात के, ठीक है। ये बराबर होगा किससे होगा परमेय 6.1 से, ऐसा बोल सकते हैं। अब बस इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब AD का मान कितना दिया गया आपका, AD का मान देखो देखिए कितना दिया है 2, DB का मान दिया गया है 3, A का मान दिया रखा है यहाँ पे 1.6 और EC का मान तो ही था आपको ज्ञात करना। चलिए EC मान ज्ञात करना है। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणन, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 2 गुने EC बराबर हो जाएगा 3 गुने 1.6। आपको EC का मान प्रॉपर निकालना है तो EC इधर रखेंगे और 2 को बराबर इधर कर देंगे, इधर 2 गुना में इधर के भागा में आ जाएगा, तो 3 गुने 1.6 बटे 2, ये 0.8 में कट जाएगा ये, और 8 या 24 यानी EC बराबर जो आपको वैल्यू है कितना है आपका 8 या 24 मतलब 1 के बाद 2.4 इतना सेंटीमीटर, 8 या 24 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव डाल दिए। चलिए तो हमारा EC का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, हाँ बी नंबर क्या है सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी।
अगर उतारना चाहें तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर अब क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। जो याद है जल्दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे बोल रहा है किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है। एक किरण AX खींचा गया तथा कोण BAX एक न्यून कोण बनाया गया। अब बराबर दूरी पर A1 A2 ऐसा डॉट डॉट आगे बढ़ेगा, बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1, A2 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, A3 A4 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, चुने जाने हैं, यानी कितने पॉइंट चुने जाने हैं। आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना के क्वेश्चन है, यानी आपका चैप्टर नंबर 11 का जो चैप्टर है रचना, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि किसी दिया गया कोई भी, अगर मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, ठीक है, फिलहाल इसमें क्या माना है, AB एक रेखाखंड है। ठीक है, हाँ रेखाखंड क्या है, AB क्या है, एक रेखाखंड है। कोई भी रेखाखंड के दिए गए अनुपात में बांटना हो तो उसका नियम ये होता था, इसमें फिलहाल क्या है, किस अनुपात बांट रहा है, 2:3 के रूप में बांटना है इस रेखाखंड को। ठीक है, क्या करते उस अगर किसी रेखा कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी रेखाखंड को अगर दिए गए अनुपात में काटना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस रेखाखंड को जिस अनुपात में बांटना है, अनुपात का जो संख्यात्मक मान है, मतलब क्या है 2 3 दिया गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको इस अनुपात में बांटने के लिए इस रेखाखंड के किसी भी एक अंत में, यहां पे ले लीजिए या फिर यहां पे ले लीजिए, जो भी बिंदु, किसी भी बिंदु इस ओर या इस दोनों ओर, किसी और मतलब ले लीजिए और। ठीक है, उस बिंदु पे एक न्यून कोण पारिए। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण पारिए। चलिए पढ़ लेते हैं, वो क्या है न्यून कोण, चलिए इधर पढ़ लेते हैं। न्यून कोण क्या है, पढ़ा गया क्या, 90 डिग्री छोटा कोण है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, और जो न्यून कोण के जो रे है, रे मतलब किरण, जो न्यून कोण को बनाने वाला किरण है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम फिलहाल किसमें क्या दिया गया है, AX दिया है। ठीक है, AX दिया गया है। ऐसे इसका नाम क्या माना है, BX माना है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके माना है B मान लिया है, A मान लिया, इसको क्या है B मान लिया है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए इस तरह से AB आ गया। ठीक है, तब होगा BAX हो जाएगा, BAX नहीं सही तो भाई यार, सही माना ना, यही सही है, यही माना था यार, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या है सही माना है, तभी तो होगा BAX न्यून कोण। वही बता देखिए तो क्या कर रहा था, BAX क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण बन गया। अब बोल रहा है कि न्यून कोण जो पाते हैं, फिर न्यून कोण का जो किरण है, इस अनुपात में बांटने के लिए आपको जितना इन दोनों का संख्यात्मक जो योग होता है, उतना आपको इस रे को विभाजित करना है उतना बिंदुओं में। ठीक है, तो यहाँ 5 आ रहा है, 5 बिंदु में विभाजित करना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब इसको नाम देंगे A1 देंगे, इसको A2 देंगे, इसको A3 देंगे, और इसको A4 देंगे, इसको A5 देंगे। ठीक है, और यदि आपको 2:3 के रूप में बांटना है तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे हम, इस A5 को इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और फिर जो ये कोण है, इसी कोण को नापते हुए हम क्या है, जो 2:3 में बांटने वाले हैं, तो जो आपको 2 पे दिख रहा है, ठीक है, इसी कोण को नापते हुए यहां पे क्या है, एक रेखा खींचेंगे, कोण बनाएंगे, रेखा खींचेंगे, और जहां से काटेगा, ये काटेगा क्या हुआ, 2 और 3 के रूप में काटेगा। ठीक है, इस तरह से आपको रचना में किसी भी रेखाखंड को काटना सीखे होंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो आपको पढ़ा हो गया होगा, ये बस क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि हमें जो ये BX पे जो किरण पे AX जो किरण आपको दिख रहा है, कोण BAX का, इस किरण को कितने भागों में बांटना है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 जो करना है, कितने बार कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, A5 तक जाना है, क्योंकि हमको 2:3 के रूप में बांटना है, अर्थात इस रे को 5 भागों में बांटना है। AX जो दिख रहा है, रे मतलब किरण, AX किरण को आपको 5 भागों में बांटना है, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में बी क्या होगा आपका सही आंसर, कि इस अनुपात में 2:3 के रूप में इस रेखाखंड को बांटने के लिए इस रे पे कम से कम 5 बिंदु तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 बिंदु लेकर ही क्या हम इस रेखाखंड को AB को 2:3 के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सही आंसर हुआ। ऐसे तो कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है तो उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और जाने भी होंगे, ठीक है। फिलहाल बस क्या है इसमें थोड़ा सा उसका मतलब आंशिक रूप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिए थे, हाँ ठीक है। तो पूरा बता दिए थोड़ा सा, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर इतना रखिए कि अनुपात को बांटने के लिए रेखाखंड को अनुपात के संख्यात्मक योग जितना होता है उतना भागों हम उस रेखा को बांटते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर स्लाइड चेंज होगा नहीं, बता दो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। मिट जा भाई, तू ठंडी में मिटबो नहीं करता है, जल्दी मिट जो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है आपका, 53। इसको बना देते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 53 आपसे बोल रहा है कि चित्र यदि ए बी डी बराबर सी डी हो, सी बराबर ए ई हो और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी हो और कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन ए है ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऑप्शन बी तो बी ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ऑप्शन सी ए बी बराबर नहीं है ए सी के, और ऑप्शन डी बी सी बराबर नहीं है ए सी के, क्योंकि बराबर नॉट इक्वल टू दिया गया है। चलिए तो बोल रहे हैं इन चारों में से कौन कथन सत्य होगा ना, चलिए चेक करते हैं। आपको एक त्रिभुज पहले दिया गया है, दिख रहा है क्या है, कितने दिख रहा है क्या है, त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज मान लेते क्या है, एबीसी क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज, ठीक है। चलिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। चलिए तीनों शीर्ष का नाम ले दिए और इसमें क्या है, बोल रहा है कि ए से एक लाइन खींचे हैं जो बी से पड़ता है कहीं डी पे, जो कि ए को बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोण बी ए डी, देखिए तो आपको कह रहा है कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, अर्थात बी ए डी बराबर है सी ए डी के, अर्थात ये जो आपका ए डी है वो क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है, सही है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि बी डी बराबर सी डी भी है, क्या बोल रहा है, बी डी बराबर सी डी भी है, अर्थात यहां बोल रहा है कि कोण बी ए डी भी है बराबर है कोण इस सी ए डी के, सी ए डी के, तथा ये आपका बी डी बराबर है सी डी के। आपको दिख रहा होगा ये जो आपका ए डी है, इस त्रिभुज को अगर मान लेते हैं ये समद्विभाजक है, इस कोण ए का समद्विभाजक है, तो इसको ये जरूरी नहीं कि सी डी बराबर बी डी होगा, क्योंकि ये कोण का समद्विभाजक, कोण को बराबर बांट रहा है, भुजा को बांटे ऐसा जरूरी नहीं है। बस एक ही कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, कब है, यदि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज एबीसी, यदि ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ तभी हम ऐसा बोल सकते हैं, उसका जो कोण का समद्विभाजक होगा वही समद्विभाजक उसके जो जिस भुजा पे वो पड़ेगा उस भुजा को भी समद्विभाजित ही करेगा। इसमें बोल सकते हैं सिर्फ हम समबाहु त्रिभुज में, माफ करिए समबाहु बोल रहे थे, हाँ समबाहु त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर हो, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है कि उसके जो कोण का समद्विभाजक है जिस भुजा पे पड़ता है उस भुजा को भी समद्विभाजित ही करेगा, ठीक है। तो अर्थात ये क्या है, इससे हमको हो जाएगा कि हमको ये क्या है, ये हमको अतः हम बोल सकते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं कि अगर एडी आपका बीसी पे इस तरह से पड़ रहा है, या इसे बोल सकते हैं एडी जो है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है या समविभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तथा, ठीक है, ऐसा हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी दिया गया ना, एक और दिया गया सी बराबर ए है ना, सी ए, चलो सही है। और क्या बोला है, सी ए डी कोण सी डी तो हो गया, और एक कौन हाँ कौन क्या है, ईवीसी बराबर है कोण ईवीए के, ये क्या कंडीशन दे दिया है, ईबीसी क्या बोल रहा है, ईबीसी कहां गया,
ई बी सी, अर्थात क्या है बी के साथ से क्या है एक कोई यहां जाएगा, तभी यहाँ पे ई एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आकृति में भी दिख रहा है। बोल रहा है कि हमारा ए ई जो बराबर है ई सी के, ठीक है, और बोल रहा है कि ई बी सी बराबर है ई बी ए के, क्या है ई बी सी बराबर है ई बी ए के, अर्थात ये कोण भी बराबर है इस कोण के, दिख रहा है। आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्ष का पर अगर शीर्ष का समद्विभाजक होगा तो क्या है भुजा के भी समद्विभाजक रहेगा। मतलब यहां से भी अगर पार दे तो क्या होगा, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, ठीक है। अगर यहां से भी हम इसको ऐसे पार दे तो ये बराबर होगा इसके और ये भी बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, और ये अंतिमा शेष बचा है इससे भी अगर कोई एगो हम लंब डाल दे से इस पे, ये बराबर होगा इतनू भुजाखंड बराबर होगा और ये दोनों कोण भी क्या होगा बराबर होगा, अगर हम बराबर तो होगा क्योंकि क्या है कोण बी, अगर इसका मान ले ए बी सी मान ले इसका, तो क्या है कोण ए का भी जो समद्विभाजक होगा उस बी सी को भी विभाजित करेगा, मतलब दो समान रूप में विभाजित करेगा, और जो कोण सी का समद्विभाजक होगा वो क्या है इस ए बी भुजा को भी क्या है समद्विभाजित करेगा, और जो कोण बी का जो समद्विभाजक है, कोण बी का जो समद्विभाजक है वो क्या है इस भुजा ए सी को भी क्या है समद्विभाजित करेगा। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होगा जब क्या है यह एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अर्थात हम इसके बारे में, इस त्रिभुज के बारे में क्या चीज सत्य हो सकता है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है तीनों भुजा क्या बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं क्या होता है कि ए बी बराबर होता है बी सी बराबर होता है ए सी, यानी तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है आपस में, तभी तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, ठीक है। कि दिया गया जो स्थिति आपको इतना दिया गया है उस स्थिति के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये जानकारी आपको सही प्रतीत हो रहा है, ठीक है, इस दिए गए आकृति के लिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बस के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट ही था, बस समझना ही था इसका, ठीक है, बस इतना रखना है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही किसी त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज में किसी भी एक कोण के समद्विभाजक जिस कोण पे पड़े सिर्फ जिस भुजा पड़ेगा उस भुजा को भी समद्विभाजित ही करेगा, ये समबाहु त्रिभुज में ही सिर्फ संभव है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54, चेक करते हैं। जो यार इतना लेट क्या करवा रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 बोल रहा है कि दिए गए पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर के, पी क्यू आर में ए बी समांतर क्यू आर के, तो सही है। क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू बटे ए क्यू का वैल्यू होगा, वैल्यू क्या अनुपाती पूछ रहा है, बटा मतलब अनुपाती पूछ रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या है, पहले आकृति जगह आकृति को हम बाहर पर लिख लेते हैं ताकि आपको उसमें हम डिटेल को लिख पाए। तो क्या है, एक आपको आकृति दिया गया है जो क्या है, का नाम आपको है पी क्यू आर दिया गया है, और बोल रहा है कि एक लाइन है जो ए बी है, और इसे जो नया त्रिभुज बनता है, यानी बोला गया है कि त्रिभुज पी ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बोल रहे हैं यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया, मतलब दोनों समरूप है, और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको दिया गया, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1:2 दिया गया, मतलब 1/2 दिया गया, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, ये क्या है दिया गया जानकारी सभी सब है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है इसमें क्या है, और इसमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का भी इस्तेमाल करना है, तो क्या है इसके लिए आपको प्रमेय क्षेत्रफल 6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रमेय क्षेत्रफल 6 क्या कहता है, वो बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज में
उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है प्रमेय 6.6 बोलता है। आपके एनसीईआरटी किताब के प्रमेय 6.6 आप प्रमेय को देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप कॉन्सेप्ट का क्लास जब किए होंगे तो उसमें आप जानते होंगे, उसमें किए होंगे आप। ठीक है, प्रमेय 6.6 ये बोलता है कि यदि कोई दो त्रिभुज पी ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या होता है? इसके समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यहां हम बोल सकते हैं, तो हम फिलहाल क्या है इसमें, तो अगर बोलेंगे तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, पर क्या है इसमें सिर्फ हमको एक ही का इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या बोल रहा है? सिर्फ हमको इतना निकालना है कि पी क्यू ए क्यू, एक भुजा क्या है, सिर्फ एक ही का इस्तेमाल करने वाले हम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर चलिए यार एक स्टेप एक ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पी ए और पी क्यू का वर्ग, अनुपात का वर्ग, और ए बी और क्यू आर अनुपात के वर्ग, और पी बी और पी आर के अनुपात के वर्ग। ये क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है प्रमेय 6.6 कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होकर कर सकते हैं पी ए बटे पी क्यू के स्क्वायर के। सही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। ये स्टेटमेंट तो यही बोला है ना। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या करें हम? ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दोनों का अनुपात कितना दिया गया? देखिए तो 1/2 दिया गया पहले से, अनुपात 1/2 मतलब क्या है? 1/2 यहाँ लिख देते हैं, इतना बराबर इतना बराबर, मतलब इसका जस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दिए, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे हम पुट कर दिए। ठीक है, चलिए मतलब रख दिए, यहाँ हो जाएगा पी ए बटे पी क्यू। सही है, आपको दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि सॉरी इतना का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर को बराबर किधर भेज दीजिए, इधर क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, तो रूट 1/2 बराबर इधर क्या हो जाएगा? पी ए बटे पी क्यू। फाइनली इसको लिख सकते हैं, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, √2 का इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा तुम्हारा पी ए बटे पी क्यू हो जाएगा। सही है, आप चलिए आपको जरा देखिए तो आपको यहाँ ए पी क्यू रूप में लिखना है। क्या लिखना? अनुपात किसे याद करना है आपको? अनुपात याद करना है पी क्यू और ए क्यू का। आपको अनुपात याद करना है पी क्यू बटे ए क्यू का वैल्यू याद करना है। चलिए तो आपको यहाँ पी क्यू दिख रहा है, इस पी ए को ए क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा ना। ऐसा कीजिए, क्या हम इस पी क्यू को क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? चलिए यहाँ लिख लेते हैं, चलिए जी लिख लेते हैं। क्या हम पी क्यू बराबर लिख सकते हैं इस पी क्यू बराबर, अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि ए पी प्लस ए पी पी क्यू, सॉरी पी एक लिखना है ना, वो ना पी क्यू थे है, पी को मान तो निकालना है, क्या है पी एक मान लिख लेते हैं, ऐसा रहेगा पी एक मान। पी ए बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पी ए बराबर लिख सकते हैं इस पी क्यू माइनस ए क्यू, पी क्यू माइनस ए क्यू। अर्थात यदि हम इस पी क्यू यानी इस बड़का पूरा डंडा में से हम अगर इतना को घटा दें, इतना को घटा दें, क्या मिलेगा हमको? सिर्फ एपी मिल जाएगा, मिल जाएगा। वही हम एपी मतलब पी है, वही होता है, इसको एपी बोले जाए या पी ए बोले जाए, बात वो बराबर है। तो हम क्या है पी ए बराबर हम पी क्यू पूरा बड़का में से छोटा घटा देंगे, क्या है हमारा पी ए मिल जाएगा। तो पी हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। तो इसी जानकारी क्या है हम यहाँ पे आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है इतना हम लिख सकते हैं। चलिए इस्तेमाल करते हैं इस जानकारी को, ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम जो पी ए का मान जो दिख रहा है आपको क्या है, इस पी ए का मान क्या है आप रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला स्टेप करते हैं फिर। तो 1/√2 बराबर क्या होगा कितना? पी ए कितना लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं पी क्यू माइनस ए क्यू बटे क्या होगा आपका नीचे में पी क्यू रहेगा। चलिए पी क्यू हो गया हमारा। अगला स्टेप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/√2 बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका, ऐसा करिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए क्यू बटे पी क्यू लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लिख की जाएगा तो ये आ जाएगा अपने आप, इसको क्या उल्टा कर दिए, इसकी इतना बराबर क्या इतना भी लिख सकते हैं हम,
ठीक है। अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा, सही है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा नहीं, 18 देखिए ये प्राप्त हो गया, इसलिए क्या हम डायरेक्ट इससे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करें, हम ऐसा करते हैं, हमको इसको बराबर किधर ले लाइए, क्योंकि देखिए मास में है ना, तो इसको बी प्लस में करना है। ऐसा करते हैं, इसको बराबर किधर ले आते हैं, इसको बराबर उधर भेज देते हैं, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो ए क्यू पी क्यू दोनों क्या है प्लस में आ गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा एक तो इधर रहेगा, इधर देखो प्लस में, इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस एक बड़ा रूट 2 हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा नहीं, अर्थात यहाँ पे ए क्यू बटे पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2, ठीक है। लेकिन वो निकालना क्या, हमको निकालना है पी क्यू बटे ए क्यू, मतलब इनवर्स करके लिखना है, क्या लिखेंगे, क्या है, व्युत्क्रम करने पे, व्युत्क्रम करने पे, व्युत्क्रम करने पर क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू बटे ए क्यू, ठीक है, ए क्यू, अर्थात पी क्यू ऊपर की ए क्यू नीचे की, मतलब इसको क्या है, पी क्यू ऊपर मतलब रूट 2 को ऊपर कर देंगे, रूट 2 ऊपर हो गया और 2 रूट इतना नीचे हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर। व्युत्क्रम करने पे इतना लिख सकते हैं, देखे तो पी क्यू और ए क्यू मान कितना आया, इतना आया, यानी हम अनुपात में इसको बदलेंगे फिर क्या आएगा, हमारा इसका अनुपात हमें आया पाएगा, क्या आएगा देखे तो, इसका अनुपात में बदलेंगे फिर क्या आएगा, इसका अनुपात अंडर रूट 2 अनुपात, और यह जगह अंडर रूट 2 -1, ये आपका क्या होगा, अनुपात आएगा। देखिए तो इस अनुपात में कोई ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है, ना ही ए है, ना ही ये है, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चाहे तो वीडियो करके इसको उतार दीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, हम मिटा दें, ठीक है। चलिए यार क्यों से बर्बाद, चलिए अगला क्वेश्चन, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, नहीं स्लाइड चेंज कर दे, स्लाइड को इसमें डाल दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन नंबर ये हमारा 54 का, तो इतना डी होगी क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 55, ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे बोल रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसका कहना है, किसका कहना है, थियस प्रमेय का ये कहना है, किसका कहना है, थियस प्रमेय का ये कहना है, क्या कहना है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज में के समूह कोणों का योग होता है, आप लोग जानते हैं किसी भी चक्रीय क्या, किसी भी चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें चक्रीय मतलब क्या होता है, जो एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है, वृत्त के अंदर कोई अगर बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा, इस तरह से क्या है, एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। चलिए चतुर्भुज बन गया, तो बोल रहा है समूह कोण मतलब ये कोण और ये कोण, इसका अगर नाम अगर ए बी सी डी दे दे, ए बी सी डी दे दे, तो हम समूह कोण मतलब क्या होगा, यहाँ समूह कोण हो जाएगा आपका बी का समूह डी, बी का समूह हो जाएगा डी, और क्या हो जाएगा आपका ए का समूह हो जाएगा कोण, ए का समूह हो जाएगा कोण सी, ठीक है। तो हमेशा चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि चक्रीय त्रिभुज का भी समूह कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या, ऐसे एक नंबर तो ऑप्शन नंबर क्या इसका होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, सही आंसर होगा। कौन बुला रहा है यार, एक मिनट रुको।
ठीक है, वीडियो रोके इसको उतार, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं इसको समझ में आया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक मिनट हो गया तो बुला रहा है। हेलो, सबको सही है? एक नहीं यार, हेलो हेलो, हाँ सही है सब। चलिए, क्या यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी, मतलब चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, समूह कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ठीक है, 57 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है हमारा, मिटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा के हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है उसको चेक करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में दिया गया है कि एबी और पीक्यू का अनुपात बराबर है बीसी और आरपी का अनुपात के, बड़ा मतलब अनुपात ही होता है। तो समरूप होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण ए बराबर होना चाहिए कोण आर के, या कोण बी बराबर होना चाहिए कोण पी के, चारों में से कौन सा बराबर होना चाहिए। आप लोग ऐसा समरूपता कसौटी एक ही है जिसमें दो भुजा और एक कोण के आधार पे समरूप होता है, वो कौन है, उसको बोलते हैं हम SAS, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी, जो कि बोलता है किसी दो त्रिभुज के यदि दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों और उन दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के जो संगत भुजाएं हैं जिनका अनुपात बराबर है, उन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, तब बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। किससे, SAS, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी से। अर्थात इसमें बोल सकता है कि आपका त्रिभुज जाएगा ना, अगर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है DEF में बोल रहा है, चलिए एक बार नाम मान लेते हैं, इसका आखिरी पार्ट लेते हैं। इधर क्या है, इसको पारते हैं इधर, ए बी सी एक का हो जाएगा DEF। ठीक है, DEF इन दोनों बोल रहा है कि आपका AB बटे PQ, यानी AB संगत है PQ के, इसका अनुपात BC और RP के बराबर है। अर्थात बोल सकते हैं कि AB की संगत क्या इसमें देगा, AB की संगत PQ देगा ना, PQ क्या बोल रहा है यार, PQ तो DEF कहां से आ जाएगा, ओह माफ जाते हैं, ये क्या है, त्रिभुज ABC और PQR होगा। ठीक है, त्रिभुज PQR होगा, इसका नाम PQR, उसको ऊपर ले लिए, माफ जाते हैं हम, थोड़ा इसके बाद दिमाग चल गया, थोड़ा ध्यान चल गया। क्या है ये देखिए, इस तो क्वेश्चन नंबर 58 चल रहा है हमारा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो PQR क्या बोल रहा है, AB संगत है PQ का, और AB और PQ का अनुपात बराबर है BC और RP के अनुपात के, मतलब AB की संगत क्या आपको दिख रहा है, PQ ये संगत दिख रहा है इसके, और BC की संगत क्या है, RP, BC कहां दिखा, BC यहाँ, RP है, RP कहां, RP यहाँ। ठीक है, चलिए संगत है, यानी ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, ये भुजा का अनुपात यानी इसके और इसके भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, यानी AB और PQ का अनुपात बराबर है BC और RP के अनुपात के। तो इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, जो इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण है, वो कोण ही बराबर होना चाहिए, मतलब क्या है, कोण P बराबर होगा कोण B के। ठीक है, क्योंकि देखिए ये संगत है इसके, ये संगत है इसके, तो इन दोनों भुजाओं के बीच के ये कोण है, इन दोनों भुजाओं के बीच क्या कोण, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अर्थात यहां बोलेंगे तथा समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, समरूप होने के लिए आपका कोण B बराबर होना चाहिए किसके, कोण P के, कोण P के। ठीक है, तो बोल सकते हैं अतः या बोल सकते हैं तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, इसका नाम ले लो यार, PQR। ठीक है, तभी तो PQR के। ठीक है, समरूप हुआ किससे, ये हमारा होगा भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से। चलिए, क्या जरूरी, कौन सा कोण बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, कोण B बराबर होना चाहिए कोण P के। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी पी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आपका कोण बी बराबर होना चाहिए कोण पी के, तभी हम बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, चलिए अगर चाहें तो वीडियो को उतार लीजिए, इसे उतारने में ऐसा इसमें है क्या, बस समझने वाला तो था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, मिटा दे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? 59 आपसे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बोल रहा है कि एक दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, अच्छा भुजाओं का अनुपात दिया गया है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आप लोग जानते हैं प्रमेय क्षेत्रफल 6 में बोलता है, ये बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया, अर्थात प्रमेय क्षेत्रफल से बोलता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात और ये मान ले क्या, क्षेत्रफल 1 का अनुपात। चलिए ऐसा बोलते हैं, क्षेत्रफल 1 हो गया, मतलब त्रिभुज 1 हो गया, और ऐसा बोलते हैं त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज 1 का भुजा का अनुपात, त्रिभुज 1 के भुजा का अनुपात, और भुजा इतना के भुजा, और त्रिभुज 2 के, जो दूसरा त्रिभुज दिया गया उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ क्या बोला है? इसमें बोला है कि इसके दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया आपको? दिख रहा है कितना दिख रहा है? देखो तो 4:9 दिख रहा है, मतलब 4/9 दिख रहा है। ठीक है, 4/9 बराबर का स्क्वायर हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल और बटा मतलब अनुपात हो गया त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल, बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये तो सोल्व कर दीजिए, कितना 416 और 3×3=81, कितना हो जाएगा? 16:81। अर्थात हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो पहला का क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल और अनुपात जो दूसरा त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर किसके होगा? आपका 16:81 आपका होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए अगर उतारना चाहें तो। फिर क्या है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कर लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मिटाते इसको हम। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 से बोल रहा है कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो वे भी होंगे। अगर समान कोणिक मतलब दो त्रिभुज समान कोणिक के मतलब हुआ दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हो? बराबर हो। समान कोणिक मतलब समान कोण वाले, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये कोण बराबर होगा आपका इस कोण के। दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, समरूप। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, समरूप त्रिभुज होंगे, क्या होंगे? अगर दो त्रिभुज समान कोणिक होंगे
तो ये समरूप भी होंगे, कंफर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक हिसाब से बोल रहा है कि चित्र में यदि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री को तथा कोण बीओसी बराबर 115 डिग्री तथा, तो कोण डीसीओ का मान होगा। ठीक है, आपको आकृति दिया गया, दिख रहा है क्या, इस तरह से आपको आकृति दिया गया। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया आपका ए, इसका नाम दिया गया है बी, इसका नाम दिया गया है सी, इसका नाम दिया है डी दिया गया। ठीक है, चलिए, और ये आपका दिया गया, इस बिंदु का नाम दिया गया ओ दिया गया। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, इधर ओ इधर रख लेते हैं। चलिए, अब आपको दिया गया, कितना दिया गया है, इस कोण यानी कोण बी ओ सी कितना है, 115 डिग्री। ठीक है, चलिए, और आपको दे रहा है ये कोण ये दिया है 70 डिग्री, मतलब कोण सी डी ओ या ओ डी सी बोल लीजिए, क्या है 70 डिग्री दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो पूछ रहा है आपसे कि आपका कोण डीसीओ क्या होगा, डीसीओ आपका हो जाएगा ये कोण। ठीक है, डीसीओ ये बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर दिया क्या दिया गया, आपको कोण ओबीसी सॉरी बीओसी बराबर दिया गया 70 डिग्री, और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, कोण ओडीसी दिया गया है माफ कीजिए भाई, बीओसी कितना दिया है 115 डिग्री, 115 डिग्री दिया गया है, और कोण ओडीसी कितना दिया है 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, चलिए, पूछना क्या आपको, पूछ रहा है आपसे कोण ओसीडी ओसीडी बोले या डीसीओ बोले, जैसे क्या है डीसीओ। ठीक है, डीसीओ तो कितना दिया गया आपको, ये आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, तो निकालना आपको। ठीक है, और नाम सही है नहीं, सीडीओ अरे ओडीसी बोल लीजिए, ऐसे क्या है सीडीओ बोल लीजिए, बात क्या है बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसको आगे पीछे करके बोलिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, और भी उसको दिक्कत हो क्या बोल इतना सही नाम रखें। चलिए, सही है, आप लोग दिख रहा हो क्या दिख रहा है, देखिए तो बीडी एक रेखा दिख रहा है। आप लोग जानते हैं किसी एक रेखा पे जब दो कोण बनता है तो उन दोनों कोण कितना होता है, उन दोनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेखा खंड ये आपका नाम है बीडी पर। ठीक है, बीडी पर हम बोल सकते हैं कि कोण बीओसी बराबर प्लस कोण सीओडी बराबर क्या होगा, ये आपको हो जाएगा सीओडी बराबर आपको हो जाएगा 180 डिग्री। कारण में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण से, सॉरी रैखिक युग्म से, क्योंकि एक रेखा पे जब दो भागों में बढ़ता है तो दो कोण बनता है, और दोनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जब भी कोई रेखा पे कोई कोण बनता क्या है, दो भागों में बढ़ता क्या है 180 डिग्री दोनों के होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक रेखा पे कितना है 180 डिग्री कोण बनता है, जैसे यहाँ पे क्या है 180 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कोण बीओसी का मान दिया कितना दिया गया 115 डिग्री, 115 डिग्री प्लस कोण सीओडी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फाइनली हमारा कोण सीओडी क्या हो जाएगा आपका, कोण सीओडी बराबर बोल सकते हैं 180 डिग्री, और इधर माइनस हो जाएगा 115, फाइनली कितना आएगा 65 डिग्री। ठीक है, 180 में 115 कटेगा कितना आएगा 65 डिग्री, मान ली कोण सीओडी बराबर कितना आ गया आपका 65 डिग्री आ गया। ठीक है, आप देखिए, अब त्रिभुज ओडीसी में आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ओडीसी में देखिए तो क्या हो जाएगा, कोण सीओडी प्लस कोण ओडीसी बोले या सीडीओ बोले, कोण सीडीओ और प्लस कोण जो आपको निकालना है, क्या निकालना है डीसीओ, कोण डीसीओ बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, उसी से हम लिखे। ठीक है, सब में आप दिख रहा है कौन सीओडी कितना दिया गया 65 डिग्री, आप निकालें वही निकालें, देखिए तो कौन सीओडी कितना निकाले हैं 65 डिग्री निकालें, क्या यहाँ पे 65 डिग्री इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू रखा गया प्लस कौन सीडीओ दिया गया क्या है
कौन सी डी यू आपको दिया गया ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया क्या देखा तो सी डी यू कितना देगा 70 डिग्री, क्या है आपका ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस कौन डी सी यू आपको ज्ञात करना है, चलिए 180 डिग्री फाइनल हो जाएगा। अर्थात कौन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7 5 15 करना 13 हो जाएगा ना, 7 13 5 135 डिग्री बराबर प्लस कौन डी सी ओ बराबर 180 डिग्री होगा, सही है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, सिंपल कौन डी सी ओ निकालना है तो 135 को बराबर उधर भेज दिए तो 180 हो जाएगा, अब माइनस में जाएगा तो इधर प्लस में जाएगा माइनस में, तो 135 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 45 नहीं 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कौन डी सी ओ बराबर कितना आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कितना है आपका, कौन डी सी ओ का मान कितना है 45 डिग्री। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बर्थडे क्या बोल रहा है, फिर इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने रखने मिटा ले सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 नहीं क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु पे D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC ने, बोल रहा है एक त्रिभुज है जो क्या है ABC है, क्या है ABC है, और बोल रहा है D जो है ABAC का मध्य बिंदु ना, D और E है, AB और AC इसका हो जाएगा मध्य बिंदु D और इसका मध्य बिंदु क्या है E है। चलिए, और इस प्रकार है कि दोनों क्या है आपका DE समांतर हो जाता है BC के, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु मतलब ये बराबर होगा इसके, इधर भी ये बराबर होगा इसके, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु ये हमारा D और ये दोनों क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ थेल्स पर में से एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा दिख रहा है, वो जो क्या है इन दोनों भुजाओं को अलग अलग रूप में काटता है, पर क्या यहाँ पे तो दिख रहा है क्या है आपको कि यहाँ पे साफे का रहा है क्या है कि बराबर समान अनुपात में कटेगा, तो साफे बोला, क्योंकि देखिए क्या बोला आधा आधा पे, मतलब क्या है a होगा 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम कि डायरेक्ट लिख देंगे इसमें थेल्स प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमारा AD और DB बराबर होगा AE और EC के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय, क्यों, क्योंकि क्या है एक त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, ठीक है। तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय या ऐसे बोल सकते हैं प्रमेय 6.1, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे, प्रमेय 6.1 आता है कि जब भी किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाएगा, उस रेखा वही रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को काटेगा, क्या है समानुपाती में ही काटेगा, ठीक है, वो तो काटेगा फिक्स है, ये तो आप थेल्स प्रमेय जानता है, थेल्स प्रमेय ये बोलता है। पर यदि वो जो समांतर रेखा है वो जो अन्य दो भुजाएं उसको तो मध्य बिंदु काटेगा, मध्य बिंदु काटेगा, मतलब क्या है जो तीसरी किसी एक भुजा त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा जा रहा है, अन्य दो भुजाओं को आधा आधा पे काट रहा है, मतलब 20 से काट रहा है, इसमें भी आधा आधा काट रहा है, इसमें आधा आधा काट रहा है, तो जो वो रेखा के लंबाई होगा और जो पूरा नीचे जो पहला जो भुजा था जो इसके समांतर आपका डी भुजा जा रहा था उसका जो लंबाई होगा उसका अनुपात भी बराबर ही होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि DE बराबर हमेशा क्या आधा होगा आपका इस BC से, ठीक है, मतलब ये भी क्या बराबर ही होगा। अर्थात यदि आपको बोला जाएगा कि या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें इसको लिखने अगर लिखना हो तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, यदि इसमें
दोनों ए बी ए डी बराबर हो जाए, इस क्या ए डी बराबर आपको हो जाए इस बी डी के, और तथा आपको ए बराबर हो जाए, ए बराबर हो जाए क्या है इसी के, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो डीई जो होगा, इसका जो दूरी होगा वो क्या है इस बीसी के आधा होगा। ठीक है, इस बीसी क्या होगा आधा होगा। क्यों बराबर, क्यों क्या है ये मध्य बिंदु है, आप लोग को पहले बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ को क्या है डीई बराबर बोल सकते हैं 1/2। अब बीसी का मान दिया गया ना, देखिए तो बीसी का मान दिया गया आपका 8 दिया गया, 8 सेंटीमीटर। तो अब डीई का मान निकालना, तो काट दीजिए कितना 4 आ गया। फाइनली आपका जो डीई का मान आ गया कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, आपका डी का मान आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आंसर डी मान कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, क्या होगा ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सारा रिवाइज करवाते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाएगा और वो रेखा अन्य दो उसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को विभाजित करेगा, क्या है समानुपाती में ही विभाजित करेगा। ठीक है, वो तो हमको यहाँ पे यहां तक समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब जो कंडीशन इसमें अप्लाई होता है कि यदि इसमें जो डी और ई मतलब जो भुजा जो समांतर रेखा जा रहा था, उस समांतर रेखा जो अन्य दो भुजाओं काटा क्या है अगर मध्य बिंदु पे ही काटेगा, मतलब 20-20 से काटेगा, अर्थात बोलेंगे कि एडी बराबर अगर बीडी हो जाए और ए बराबर ईसी हो जाए, तब हम बोल सकते हैं, तब हम बोलेंगे तब कि जो डी यानी जो समांतर रेखा के जो आपका इस सतही में लंबाई जो होगा त्रिभुज के अंदर, वो जो पहली जो भुजा के समांतर जिसके समांतर हो जा रहा था भुजा, उस समांतर भुजा के आधा इसका लंबाई होगा, अर्थात डी बराबर हो जाएगा इस बीसी के आधा के। ठीक है, ये बीसी के आधा होगा इस डी की लंबाई। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किए हैं, फाइनली हमको क्या है बीसी मान दिया था 8 सेंटीमीटर दिया गया था, बीसी का मान आपको दिख रहा था क्या है, देखिए बीसी मान दिया कितना 8 सेंटीमीटर, अब बोल रहा है डी का मान निकाल दिए, देख वैल्यू रख करके। ठीक है, कितना है 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऐसा लगता है क्वेश्चन या क्लास यहीं रखना है। ठीक है, यहीं रखते हैं यहाँ से क्लास। चलिए तो आज क्लास में हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तो अगले इसी तरह पढ़ते रहिए। बाय बाय। चलिए, और हाँ प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक क्या है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। ठीक है, वहाँ सब देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।